हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज आइए बात करते हैं कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 13 की गति एवं समय क्या है। कि दोस्तों आइए जानते हैं कि गति और समय क्या है। कि आइए इसके बारे में बात करते हैं कि आपने इससे पहले कक्षा 6 में पढ़ चुका है दोस्तों, गति क्या है और समय क्या है, इसके बारे में। आइए इसके इसके साइंस की ये फिजिक्स का टॉपिक है दोस्तों, जिसके बारे में पढ़ते हैं। कि कक्षा 6 में आपने विभिन्न प्रकार की गति के बारे में पढ़ा था। आपने यह पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश या वर्तुल्य या वृत्ताकार अथवा आवर्ती हो सकती है। गति गति जब भी होगी दोस्तों, या कोई सरल रेखा में होगा, सरल रेखा का अनुदिश होगा, या वर्तिकार या वृत्ताकार होगा, या आवर्ती हो सकता है। तो अतः क्या क्या आपको ये 3 प्रकार की गतियाँ याद हैं? बोला गया है 3 प्रकार की गतियाँ याद है। कि जैसे सारणी 13.1 में गतियों के कुछ समान उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक उदाहरण में गति का प्रकार पहचानिए। कि सारणी 13.1 विभिन्न प्रकार की गतियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। कि गति के उदाहरण दिए गए, जैसे मार्च पास्ट करते सैनिक, जैसे गति के उदाहरण। गति किस प्रकार का है, सरल रेखा या वर्तुल या आवर्त सारणी। इसमें बोला गया है कि किस प्रकार की वो गति करते थे। जैसे मार्च पास्ट करते हुए सैनिक लोग कितने एकदम सीधी रेखा में करते हैं, सरल रेखा में हो गया। जैसे सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी, सरल रेखा। दौड़ते हुए धावक के हाथों को गति, धावक की गति कैसे होते हैं कि दौड़ते हुए धावक गति वो वृत्ताकार में होता है। चलती साइकिल की पैडल की गति वृत्ताकार होता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति वृत्ताकार होता है। और झूले की गति क्या होता है, आवर्त होते हैं। कि लोला की गति क्या होता है, आवर्त गति होते हैं। यह हमारा समान अनुभव है कि कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है, जबकि कुछ अन्य वस्तुओं की गति तीव्र होती है। मंद अथवा तीव्र क्या है, हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं, और यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समय में तीव्र अथवा मंद गति करता है। सरल रेखा पथ के अनुदिश गति करने वाले 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। इस वस्तुओं की गति को दो वर्गों या मंद तथा तीव्र में बांटिए। आपने यह कैसे निश्चित किया कि कौन सी वस्तु मंद गति से कर रही है और कौन सी तीव्र गति कर रही है। यदि किसी सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, तो हम यह सरलता से बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा वाहन अन्य की तुलना में तीव्र गति कर रहा है। ये क्रियाकलाप 13.1, चित्र 13.1 में देखिए कि इसमें किस क्षण पर सड़क पर एक ही दिशा में गति करते हुए कुछ वाहन की स्थिति दर्शाई गई है। जो चित्र 13.2 में भी देखिए, इसमें किन्हीं वाहनों के कुछ समय पश्चात स्थिति दर्शाई गई है। तो दोनों चित्रों के परीक्षण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों पर उत्तर दीजिए। जैसे आइए देखते हैं चित्र 13.1 और 13.2 चित्र यहाँ दोस्तों दिखाए गए। 13.1 में दिखाया गया है कि सड़क पर एक ही दिशा में गति करते हुए वाहन की दिशा यहाँ दिखाई गई है 13.1 में, और 13.2 में यह दिखाया गया है चित्र 1 में कि दर्शाई 13.2 में कि चित्र 13.1 में दर्शाए गए वाहनों की कुछ समय पश्चात की स्थिति। इसमें देखिए दोस्तों कि इसमें किस प्रकार की गति कर रहे हैं वाहन की, जैसे आगे पीछे हैं, और इसमें देखिए ये किस प्रकार की गति ये कर रही है। इसमें बोला गया है, इसमें दिखे। आइए आगे बात करते हैं कि इसमें तो इसमें किन्हीं वाहनों के कुछ समय पश्चात की स्थिति दर्शाई गई है। तो दोनों चित्रों में परीक्षणों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो कौन सा वाहन सबसे तीव्र गति कर रहा है, और इसमें सबसे मंद गति कौन कर रहा है। तो इसमें ये बोला गया कौन से सबसे तेजी से चल रहा है और कौन सबसे धीमे या मंद गति से चल रहा है। कौन मंद अथवा तीव्र गति करता है, इसका निर्णय करने में वस्तु द्वारा किसी दिए गए काल या अंतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकती है। तो उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए, आप अपने मित्र को वादा करने बस अड्डे जा रहे हैं। तो मान लीजिए आप बस के चलते ही अपना साइकिल के पेडल मारने लगते हैं। तो 5 मिनट के पश्चात आपके द्वारा चली गई दूरी बस द्वारा चली गई दूरी से काफ़ी कम होगी। क्या आप तब भी यह कहेंगे कि बस साइकिल से तीव्र गति कर रही है। इसमें क्या बोला गया कि दोस्तों कि उदाहरण बोला गया कि अपने मित्र को वादा करने बस अड्डे जा रहे हैं। मान लीजिए कि आप बस के चलते ही आप अपनी साइकिल के पेडल मारते हैं। तो 5 मिनट के पश्चात आपके द्वारा चली गई दूरी या बस द्वारा चली गई दूरी से काफ़ी कम होगी। क्या आप तब यह कहेंगे कि बस साइकिल से तीव्र गति कर रही है। बस तो दोस्तों तो 5 मिनट के पश्चात चली गई दूरी या बस द्वारा चली गई दूरी काफ़ी कम होगी, क्योंकि साइकिल गति पैडल मारते साइकिल गति कम होगी और बस की गति अधिक होगी। तो आप क्या कहेंगे कि बस साइकिल से तीव्र गति कर रही है। हम प्रायः यह कहते हैं कि तीव्र गति कर चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। तो 100 मीटर दौड़ में निर्णय करना सरल होता है कि इसकी चाल अधिकतम है। जो धावक 100 मीटर दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है, उसकी चाल अधिकतम होती है। तो
इसमें बोला गया कि 100 मीटर के दौड़ में यदि जो सरल रेखा में या किसी चाल के अधिकतम या ये धावक 100 मीटर दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है तो उसकी चाल अधिक होती है। आइए जानते हैं चाल क्या है। कि चाल वो होता है कि दोस्तों जो चाल आप कदाचित चाल सबसे परिचित हैं कि ऊपर दिए गए उदाहरण में कुछ चाल से संकेत मिलता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल क्या दिया गया कि दोस्तों कि जैसे 100 मीटर में 100 मीटर दौड़ में यह निर्णय करता है कि सरल सरल होता है या किसकी चाल अधिक होती है। तो जो धावक 100 मीटर दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है, तो जो 100 मीटर दूरी करने में जो सबसे कम समय लेता है वही क्या होता है दोस्तों, उसी को चाल कहते हैं या उसकी चाल अधिक होती है। तो जो 100 मीटर जो ज़्यादा दूरी तय करने में कम समय लेते हैं उसकी चाल किसके कारण, चाल के कारण होते हैं। जो ज़्यादा चाल से चलेंगे, अधिक चाल से चलेंगे तो बहुत कम समय में लंबी दूरी तय करेंगे। यही होता है कि चल आइए जानते हैं चाल के बारे में अधिक से डिटेल एनालिसिस पढ़ेंगे कि कदाचित चाल सबसे परिचित है। ऊपर दिए गए उदाहरण में अधिक चाल से यह संकेत मिलता है कि किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई। तो क्या होता है कि चाल दी गई दूरी को कम समय में तय करना या किया गया या अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय करना, यही चाल होता है कि दोस्तों चाल इसी को चाल कहते हैं कि दी गई दूरी में कम समय जो तय करते हैं, जो दिए गए समय में अधिक दूरी तय करते हैं। दो या अधिक वस्तुओं में कौन तीव्र गति कर रहा है और इसे ज्ञात करने की सबसे सुविधाजनक विधि यह है कि हम इसके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करेंगे। इस प्रकार यदि हम दो बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं तब हम यह बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा अपेक्षाकृत मंद है और किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। कि क्या चाल क्या होता है दोस्तों, तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या होता है, चाल होता है। इसको याद रखना दोस्तों कि एकांक समय में तय की दूरी को उस वस्तु क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। हम यह भी बता सकते हैं उनमें अपेक्षाकृत मंद या तीव्र है। तो यदि हम दो बसों द्वारा एक घंटे में तय की दूरी जानते हैं तो तब हम यह बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा अपेक्षाकृत मंद है। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की दूरी को क्या कहते हैं, उस वस्तु को हम चाल कहते हैं। जब हम यह कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तथापि कोई कार बिरले ही 1 घंटे तक किसी नियत चाल या समान गति से चलती है तो वास्तव में वह धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है। अतः जब हम यह कहते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्रायः हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। हम इसकी चिंता नहीं करते हैं कि इस 1 घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चलती रही अथवा नहीं। वास्तव में यहाँ पर परिकलित की गई चाल या कार की औसत चाल है। इस पुस्तक में हम औसत चाल के लिए या चाल शब्द का ही उपयोग करेंगे। अतः हम तय की गई कुल दूरी को या लिए कुल समय, इसमें क्या बोला गया है कि हम तय की गई कुल दूरी को या के लिए समय से विभाजित करके चाल प्राप्त कर सकते हैं। कि चाल बराबर लिख सकते हैं तय की गई कुल दूरी लिया गया समय। तो चाल बराबर ये होता है कि कुल दूरी तय किया गया और कुल समय में जो कुल दूरी तय की गई तो दूरी बटा समय होता है चाल। स्पीड बराबर क्या होता है दोस्तों, d/t होता है। तो आप ये बॉक्स में क्या देखेंगे, आपने दैनिक जीवन में हम बिरले ही लंबी दूरियां तक अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। यदि किसी सरल रेखा में अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। क्या होता है इसके विपरीत किसी सरल रेखा में अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति करता है तो एक समान गति कहलाता है। इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल है। यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप ले तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। तो कक्षा 6 में आपने दूरी मापना सीखा था, परंतु हम समय कैसे मापते हैं आइए पता लगाते हैं। समय की माप क्या है कि यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप यह कैसे निश्चित करेंगे कि अब क्या समय होगा। और क्या कभी आपको यह जानने की उत्सुकता हुई है कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देकर दिन के समय का अनुमान लगा सकते हैं। तो हम एक माह के काल अंतराल को कैसे मापते हैं, तो हम एक वर्ष के काल या अंतराल को कैसे मापते हैं। समय की माप में हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से है। बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापन ही होता है। हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं या निश्चित अंतराल के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। कि उदाहरण के लिए कि उन्होंने यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रायः
उदय उदय होता है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा गया है। इसी प्रकार एक वस एक अमावस्या या नवचंद्र से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप या माह के रूप में की गई एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया। तो जितने समय में पृथ्वी सूरज की एक परिक्रमा पूरी करती है, तो प्राय हमें एक दिन से काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो संभवतः समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ियाँ होती हैं। कि चित्र 13.3 में आपकी कभी भी यह जानने की उत्सुकता हुई है कि घड़ियाँ समय कैसे बताती है, और घड़ियाँ की कार्यविधि काफ़ी जटिल होती है। तो परंतु सभी घड़ियाँ में आवर्त गति का उपयोग किया जाता है। कि सभी घड़ियों में क्या होता है दोस्तों, आवर्त गति। यहाँ दीवार घड़ी को दिखाया गया है, मेज की घड़ी को दिखाया गया है, और यहाँ अंक डिजिटल घड़ी को दिखाया गया है। तो कुछ समान घड़ियाँ यहाँ दिखाई गई। आवर्ती गति का एक चिरपरिचित उदाहरण सरल लोलक है। इसमें क्या बोला गया कि आवर्ती गति का एक चिरपरिचित उदाहरण क्या है, एक सरल लोलक है। कि सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है। इस चित्र 13.4 में इसमें दोस्तों दिखाया गया है कि एक सरल लोलक ए में दिखाया गया एक सरल लोलक, और बी में दिखाया गया है कि दोलन करते हुए सरल लोलक के गोलक की विभिन्न स्थितियाँ यहाँ दिखाई गई हैं। कि इसमें एक फिक्स ए में फिक्स दिखाया गया है कि ये सरल लोलक है, बी में दोलन करते हुए सरल लोलक को दिखाए गए हैं दोस्तों। तो कि धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। जो चित्र 13.4 ए में लोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया है। जब लोलक के गोले को धीरे से एक ओर ले जाकर मुक्त करते हैं, तो यह इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है। ये चित्र 13.4 बी में दिखाया गया है कि सरल लोलक की गति या आवर्ती अथवा दोलन गति का एक उदाहरण है। जब लोलक का गोलक अपनी माध्य स्थिति 0 से आरंभ करके ए तक, या फिर ए से बी एवं बी से वापस ओ पर आता है, तो यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया है। तो लोलक तभी एक दोलन पूरा करता है जब इसका लोलक एक चरम स्थिति ए से या दूसरी चरम स्थिति बी पर तथा बी से वापस ए पर आ जाता है। तो सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है, उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। कि आवर्तकाल क्या होता है कि दोस्तों की क्या होता है कि यहाँ दिखाए गए हैं कि इसमें क्या दोस्तों ए में एक सरल लोलक दिखाया गया है। कि सरल लोलक क्या करता है कि जैसे एक पॉइंट एक फिक्स पॉइंट है या 0, ये वो फिक्स पॉइंट है, तो यहाँ से तो बोला गया है कि यहाँ ए से ये दोलन करते बी पर जाता है, फिर बी से ए पर जाता है। तो इसी को क्या बोला गया दोस्तों कि इसी को आवर्तकाल कहा जाता है। कि जब एक सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, उस सरल लोलक का आवर्तकाल कहलाता है। इसमें होता है क्या कि दोस्तों, जब भी यहाँ ये क्या बोला गया कि जब भी ये दोलन करते हैं, तो जैसे उदाहरण के लिए बोला गया है कि जैसे मध्य स्थिति ओ से आरंभ करके, जैसे ये मध्य स्थिति ओ से आरंभ करके यहाँ ये दिखाया गया, यहाँ ओ से आरंभ करके ए पर जाता है, ए तक जाता है, फिर ए से बी और फिर बी से वापस ओ पर। तो यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया। कि एक दोलन कब पूरा कर लेता है दोस्तों, तो ये एक दोलन कब करता है, जब ये फिक्स है, ए से जाता है बी पर, ए पर, फिर ए से आता है ओ पर, ओ से फिर बी पर जाता है। इसको एक दोलन इसने कर लिया, तब माना जाता है एक दोलन इसने कर लिया, तब माना जाता है लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया। तो लोलक तब भी एक दोलन पूरा करता है जब इसका गोलक एक चरम स्थिति ए से इसकी चरम स्थिति ए से दूसरी चरम स्थिति बी पर तथा बी से वापस ए पर आ जाता है। तो सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है, उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहलाता है। तो आवर्तकाल क्या कहलाता है दोस्तों, सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है, उसे सरल लोलक कहते हैं। अरे क्रियाकलाप 13.2 में देखेंगे कि लगभग एक मीटर लंबा धागा अथवा डोरी लेकर चित्र 13.4 ए में दर्शाए अनुसार एक सरल लोलक बनाइए। इसमें बोला गया है कि जैसे 13.1 में जैसे दिखाया गया दोस्तों, तो 13.8 में बोला इसको क्रियाकलाप कीजिए अपने खुद से। इसमें ये बोला गया है कि जैसे क्रियाकलाप 13.2 जैसे लगभग 1 मीटर लंबा धागा अथवा डोरी लेकर चित्र 13.4 ए में दर्शाए अनुसार एक सरल लोलक बनाइए। यदि पास में कोई पंखा चल रहा है तो उसे बंद कीजिए और लोलक के गोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम में आने दीजिए, और लोलक के नीचे फर्श पर अथवा इसके पीछे दीवार पर उसकी माध्य स्थिति को एक चिन्हित अंकित कीजिए। इसमें क्या बोला गया कि जैसे आप 1 मीटर लंबा धागा या तो डोरी लेकर चित्र 13.4 में जैसे यहाँ 13.4 में दिखाई गया तो दोस्तों एक
में बांध करके या गोले या किसी को या सिक्के को बांध के डोरी में लटकाए गए हैं। तो इसी तरह बोला गया है कि आप इस तरह क्रियाकलाप आप कर सकते हैं कि लगभग 1 मीटर लंबा धागा और डोरी को लेकर चित्र जैसे 13.4 ए में दर्शाए के अनुसार एक सरल लोलक बनाए गए हैं। यदि पास में कोई पंखा चल रहा हो, जैसे बोला गया है कि यदि आपके पास में कोई पंखा चल रहा है तो उसे एक बंद कीजिए और लोलक की गोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम में आने दीजिए। जैसे बोला गया है कि जब पंखा चल रहा है तो लोलक के गोलक को अपनी माध्य स्थिति में बोला गया अपनी माध्य स्थिति में आने दीजिए और गोलक के नीचे फर्श पर अथवा इसके पीछे दीवार पर उसकी माध्य स्थिति को एक चिन्हित द्वारा अंकित कीजिए। इसमें बोला गया कि जब पंखा आपके रूम में चल रहा हो तो क्या बोला गया तो उसको बंद कीजिए और लोलक के दोलन को अपनी माध्य स्थिति को विराम में आने दीजिए। तो बोला कि इसकी जो माध्य स्थिति है उसको और गोलक के नीचे फर्श पर अथवा इसके पीछे दीवार पर उसकी माध्य स्थिति को एक चिन्हित करने के लिए बोला कि उसकी माध्य स्थिति चिन्हित कीजिए। और लोलक अथवा आवर्तकाल मापने के लिए हमें विराम घड़ी की आवश्यकता होती है। कि तो क्या बोला कि जब भी हम लोलक का आवर्तकाल मापने के लिए क्या होता है, घड़ी को विराम स्थिति को आवश्यकता होती है। यदि विराम घड़ी उपलब्ध नहीं है तो मेज घड़ी अथवा कलाई घड़ी उपयोग की जा सकती है। इसमें क्या बोला गया है कि लोलक आवर्तकाल मापने के लिए हमें विराम घड़ी की आवश्यकता होगी। तो यदि विराम घड़ी उपलब्ध नहीं है तो मेज घड़ी या अथवा कलाई घड़ी उपयोग की जा सकती है। तो लोलक की गति में लाने के लिए गोलक को पकड़िए और इसे धीमे से एक और ले जाइए और यह सुनिश्चित कीजिए कि जब आप गोलक को विस्थापित कर रहे हैं तो इसे बंधी डोरी तनी हुई हो। तो अब गोलक को विस्थापित स्थिति से मुक्त कीजिए। तो ध्यान रखिए कि गोलक को छोड़ते समय उसे धक्का नहीं लगना चाहिए। जिस समय गोलक अपनी माध्य स्थिति पर है तो उस समय घड़ी का समय नोट कीजिए। तो माध्य स्थिति की बजाय आप उस स्थिति से भी समय नोट करना आरंभ कर सकते हैं। जब गोलक अपनी किसी एक चरम स्थिति पर है तो लोलक द्वारा 20 दोलन पूरा करने में लगा समय मापिए। तो जिस सारणी 13.2 में अपने परीक्षण लिखिए और इसमें दिया गया परीक्षण करके एक नमूना है। आपके परीक्षण इसी भी भिन्न हो सकते हैं। तो इस क्रियाकलाप को 3-4 बार दोहराइए। तो अपनी परीक्षण सारणी में लिखिए और 20 दोलन को पूरा करने में लगे समय को 20 से भाग देकर एक दोलन में लगा समय अर्थात लोलक का आवर्तकाल प्राप्त कीजिए। इसमें क्या बोला गया है कि दोस्तों कि इसमें समान सी बात क्या बोला गया है कि जब लोलक अपनी गति किसी चरम स्थिति पर है तो लोलक द्वारा 20 दोलन पूरा करने में लगा समय मापिए। और 13.2 में अपने परीक्षण कीजिए कि इसमें दिया गया परीक्षण केवल एक नमूना है। तो आपके परीक्षण इससे भिन्न हो सकते हैं। तो बोला कि आप जो परीक्षण करेंगे वो भिन्न हो सकते हैं। तो इस क्रियाकलाप को 3-4 बार दोहराइए। अपने परीक्षण सारणी में बोला लिखने के लिए बोलता है 20 दोलन को पूरा करने में लगे समय को 20 से भाग देकर एक दोलन में लगा अर्थात लोलक का आवर्तकाल प्राप्त कीजिए। तो बोला इस तरह लोलक का आवर्तकाल प्राप्त किया जा सकता है। तो 20 दोलन पूरा करने में लगे समय को 20 से भाग देकर दोलन में लगा अर्थात समय अर्थात लोलक का आवर्तकाल प्राप्त किया जा सकता है। कि क्या बोला कि 20 दोलन पूरा करने में लगे समय को 20 से भाग देकर एक दोलन में लगा समय अर्थात लोलक का आवर्तकाल प्राप्त किया जा सकता है। जैसे यहाँ दिखाई सारणी सरल लोलक का आवर्तकाल डोरी की लंबाई दिखाया गया 100 सेंटीमीटर और 20 दोलन के लिए लिया गया समय दिया गया कि 42 सेकंड लिया गया। तो 20 दोलन पूरा करने क्या 42 सेकंड लिया गया। तो इसमें क्या बोला गया है कि तो इसमें 20 सेंटीमीटर को जो लंबी डोरी लिया गया है तो उसमें 20 सेंटीमीटर और 20 दोलन के लिए लिया गया समय लिया गया कितना 42 सेकंड। तो इसको क्या करेंगे, इसको 100 में 42 से भाग देंगे। तो 100 में 42 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 84 ये 16 हो गया। तो फिर पॉइंट में इसको तो बोला इसको आवर्तकाल इस तरह निकाल सकते हैं कि जैसे 20 दोलन में 20 दोलन में लिया गया समय 42 सेकंड, 100 मीटर लंबाई की डोरी है और आवर्तकाल इसमें किया गया 2.1 सेकंड हो गया आवर्तकाल निकालने के लिए जब भी इसको निकाल पाएंगे। तो जैसे यहाँ 20 दोलन किया गया है तो सेकंड दिया गया है दोस्तों। तो 22 सेकंड में 20 दोलन किया गया तो उसको 20 से भाग दे देंगे। तो 20 से भाग देने के 42 में तो ये क्या करेगा 2.1 सेकंड आवर्तकाल निकल जाएगा। तो 100 मीटर की लंबाई की डोरी लिया गया तो 20 दोलन के लिए लिया गया समय कितना 22 सेकंड है। तो 20 से भाग दे देंगे 2.1 सेकंड इसका आवर्तकाल निकल जाएगा। तो क्या आपके लोलक का आवर्तकाल हर बार लगभग समान आता है। तो ध्यान रखिए कि आरंभ विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन आपके लोलक के आवर्तकाल को प्रभावित नहीं करता है। कि आजकल अधिकांश घड़ियों में एक या दो सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इसमें क्या बोला कि आजकल क्या होते हैं कि घड़ियों में 1 या 2 सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को या क्वार्ट
या क्वार्टिज घड़ी कहते हैं। तो इन घड़ियों क्या कहते हैं? क्वार्टिज घड़ी कहते हैं। तो इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है। समय तथा चाल की मात्रक क्या होते हैं कि समय का मूल मात्रक सेकंड होता है, इसका प्रतीक एस होता है। तो समय की बड़ी मात्रक जैसे मिनट तथा घंटा एच होता है। तो आप पहले ही जानते हैं कि यह मात्रक किसी प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। तो चाल का तथाकथित मूल मात्रक क्या है? चूँकि चाल दूरी बटे समय होता है। चूँकि चाल क्या होता है? दूरी बटे समय, अतः चाल का मूल मात्रक मीटर बटे सेकंड है। वास्तव में इसी अन्य मात्रक को जैसे मीटर बटे मिनट होता है। तो जैसे मीटर क्या हो गया? दूरी हो गया, मिनट टाइम हो गया, अथवा किलोमीटर में दूरी और आवर्स में, घंटा में आवर्स हो गया, में व्यक्त किया जाता है। तो आपको यह याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए जब 50 किलोमीटर लिखते हैं न कि 50 किलोमीटर, मीटर से एस नहीं लिखते हैं, तो अथवा 8 सेंटीमीटर लिखते हैं न कि 8 सीएम लिखते हैं। यह दिखाया गया है कि वो इस तरह नहीं लिखते हैं। तो आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आपकी वायु को दिनों अथवा घंटों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना सुविधा होता है। तो इसी प्रकार घर में विद्यालय तक की दूरी को तय करने में लगे समय की वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है। इसमें क्या बोला? घर से विद्यालय तक की दूरी तय करने में लगे समय को वर्षों में व्यक्त करना ये बुद्धिमानी नहीं, उसको क्या है? समय में व्यक्त कर सकते हैं। 1 सेकंड का काल क्या होता है? 1 सेकंड का काल अंतराल कितना छोटा अथवा बड़ा होता है कि जोर से 2001 या पुकारने में लगा समय लगभग 1 सेकंड होता है। तो 2001 से या 2010 तक जोर से गिनकर आप इसका सत्यापन कर सकते हैं। तो किसी सामान्य स्वस्थ युवा की विराम की स्थिति में नाड़ी 1 मिनट में 32 बार अर्थात 10 सेकंड में लगभग 12 बार स्पंद करते हैं। कि इसमें क्या बोला? एक मिनट में क्या करते हैं? कोई भी नाड़ी 72 बार सेकंड 80 से 72 बार क्या करते हैं? 1 सेकंड में धड़कता है कोई भी या स्पंद करता है जो नाड़ी, या जिसको बोलते हैं कि दोस्तों कि 1 मिनट में 72 से 80 बार करते हैं। इसमें पढ़ लिया था हमने। तो 10 सेकंड में कितना हो गया वो? तो 60 से भाग दे देंगे उसको, तो कितना 12 बार स्पंद करेगा, ये निकाल सकते हैं। तो बूझो यह जानना चाहते हैं, बूझो जानने के उसको है कि एक दिन में कितने सेकंड तथा एक वर्ष में कितने घंटे। तो क्या आप इसकी सहायता कर सकते हैं? तो इस खोज अजय बॉक्स में देखते हैं क्या लिखा है कि इस खोज के विषय में एक रोचक कहानी है कि किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत होता है। आपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो या गैलीली या 1564 से 1642 ईस्वी का नाम सुना होगा। कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो या गिरजाघर में बैठे थे। उन्होंने यह देखा कि छत से जंजीर द्वारा लटका कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है। उन्हें यह पाकर आश्चर्य हुआ कि लैंप के एक दोलन पूरा करने में अंतराल में उनकी नब्ज या स्पंद या धड़कन की संख्या हर बार समान होती है। कि गैलीलियो ने अपने परीक्षण को सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है। तो इसी परीक्षण ने लोलक युक्त घड़ियों के विकास को एक नई दिशा प्रदान की और कमानी युक्त घड़ियां और कलाई की घड़ियां लोलक युक्त घड़ियां का परिष्कृत रूप थी। जैसे जंतर मंतर नई दिल्ली में धूप घड़ियां दिखाई गए हैं कि दोस्तों यहाँ धूप घड़ी, यहाँ आप जब भी जंतर मंतर देखने जाना तो यहाँ धूप घड़ी दिखाए गए। और रेत घड़ी, यहाँ ये रेत की घड़ी दिखाई गए हैं बी में। और सी में जल घड़ी दिखाए गए हैं कि सी में जल घड़ी, इसको कैसे अनुभव कर सकते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि 13.5 में प्राचीन काल में प्रयुक्त समय मापन की कुछ युक्तियां हैं कि प्राचीन काल में यह कैसे जंतर मंतर नई दिल्ली में धूप घड़ियां दिखाए गए हैं और रेत घड़ी और जल घड़ियां दिखाए गए। तो इसमें क्या बोला गया कि जब भी अपनी नाड़ी को 1 मिनट में 72 बार या 80 बार धड़कता है तो 10 सेकंड में 12 बार स्पंद धड़कती हैं। बच्चों में यह दर बहुत अधिक हो सकती है। जो लोलक वाली घड़ियां प्रचलित नहीं हुई थी तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापन के लिए बहुत सी युक्तियां उपयोग किया जाता था। तो धूप घड़ी, जल घड़ी और रेत घड़ी इस प्रकार की युक्तियां के कुछ उदाहरण हैं। तो बोलता है संसार के विभिन्न भागों में इन युक्तियों के विभिन्न डिजाइन बनाए गए हैं। चित्र 13.5 में दिखाए गए हैं। जैसे चाल 13.4 में पढ़ेंगे, चाल का मापन, चाल कैसे मापा जाता है, चाल का मापना। आइए पढ़ते हैं 13.4 में। समय तथा दूरियां कैसे मापे, यह सीखने के पश्चात आप किसी वस्तु की चाल परिकलित कर सकते हैं। कि पहले यह जानने के लिए उत्सुक है कि जब लोलक वाली घड़ियां नहीं थी तब समय कैसे मापा जाता था। इसमें क्या बोला? पहले यह जानना चाहते हैं कि उत्सुक है कि जब लोलक वाली घड़ियां नहीं थी तब समय कैसे मापा जाता था। जब लोलक वाली घड़ियां नहीं था तो तब समय कैसे जाता है। तो यही
जैसे यही ये में दिखाया गया, जैसे चित्र 12.13.5 में प्राचीन काल में प्रयुक्त समय माप ये कुछ ये दिखाए गए, ए बी सी में दिखाया गया। तो आइए फर्श के अनुदेश से गतिमान किसी गेंद को चाल ज्ञात करते हैं कि किसी फर्श के अनुदेश से गतिमान किसी गेंद की चाल क्रियाकलाप से ज्ञात करेंगे। क्रियाकलाप 13.3, तो चाल के चूर्ण अथवा चूने से फर्श पर एक सरल रेखा खींचिए तथा अपने मित्र से कहिए कि वह इस रेखा से एक से 2 मिनट दूर खड़ा हो। तो अब मित्र से कहिए कि वह फर्श के अनुदेश इस सरल रेखा के लंबवत किसी गेंद को धीरे से लुढ़काइए, और जिस क्षण गेंद रेखा को पार करती है तथा जिस क्षण वह विराम में आती है तो बार-बार समय नोट कीजिए। तो चित्र 13.6, आइए चित्र 13.6 देखते हैं। इसमें चित्र 13.6 में ये दिखाए गए हैं कि दोस्तों गेंद की चाल मापते समय इसमें दिखाए गए हैं कि किस तरह ये मापा जाता है। तो इसमें क्या बोला गया कि चाल के चूर्ण अथवा इसमें बोला गया है कि चाल के चूर्ण अथवा चुने गए फर्श पर एक सरल रेखा खींचिए। बोला अपने मित्र से कहिए कि वह इस रेखा से एक से या 2 मीटर तक दूरी रखा हो। तो अब मित्र से कहिए कि वह फर्श के अनुदेश एक सरल रेखा के लंबवत किसी गेंद को धीरे धीरे लुढ़काइए। तो जिस क्षण गेंद सरल रेखा को पार करती है तथा जिस क्षण वह विराम में आती है तो बार बार समय नोट कीजिए। बोला कि जिस तरह वो सरल रेखा को पार करती है, जिस तरह वो विराम स्थिति में, यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ एक सरल रेखा है, तो किस समय वो सरल रेखा को पार करती है और किस समय वो विराम स्थिति में आती है, ये दिखाया गया है कि बोला कि समय नोट करने के लिए बोला गया है। इसमें बोला कि जिस क्षण गेंद सरल रेखा को पार करती है तथा जिस क्षण वह विराम में आती है तो दोनों बार समय नोट कीजिए। ये चित्र 13.6 में दिखाया गया। जैसे गेंद विराम में आने में कितना समय लेती है, इसमें बोला गया गेंद विराम में आने में कितना समय लेती है, तो और विराम में आने में कितना समय लेती हैं, और जब तथा जिस बिंदु पर वह विराम में आती है, इसमें क्या बोला गया कि विराम में आने में कितना समय लेती है और जिस बिंदु पर गेंद रेखा को पार करती है तथा जिस बिंदु पर वह विराम में आती है, इस दोनों बिंदुओं के बीच दूरी मापिए। इसमें क्या बोला गया है कि आप चित्र को देखिए, जिस समय वह विराम में कितना समय लेती है और जिस बिंदु पर वह रेखा को पार करती है तथा फिर बिंदु पर वह विराम में आती है, तो जब क्या बोला जब विराम में आने में कितना समय लेते हैं, जब रेखा को पार करने में, फिर वो क्या कहते हैं विराम अवस्था में आते हैं, तो दोनों बिंदु को पार करने में वो बोला कि दूरी मापिए। और इसे मापने के लिए आप किसी पैमाने अथवा मापक फीते का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस क्रियाकलाप को विभिन्न समूह या बारी से दोहराएं तथा सभी क्या अपने चलते अथवा साइकिल चलाने की चाल की तुलना अपने मित्र की चाल से करना चाहेंगे। तो इसके लिए आपको अपने घर अथवा किसी अन्य बिंदु से अपने विद्यालय की दूरी जानने की आवश्यकता होगी। तब आप सभी इस दूरी को तय करने में लगे समय को मापकर एक दूसरे की चाल मापों को सारणी 13.3 में लिखिए। तो प्रत्येक समूह के पाठ्यांक से गेंद की चाल परिकलित कीजिए। तो इसमें क्या सारणी 13.3 में गतिमान गेंद द्वारा चली गई दूरी तथा लिया गया समय। तो समूह का नाम दिया गया और गेंद द्वारा चली गई दूरी मीटर में दिया गया और लिया गया समय ऐसा है। तो चाल बराबर क्या होता है, तय की गई दूरी और लिया गया समय। तो चाल बराबर क्या होता है, तय की गई दूरी और लिया गया समय। तो इसमें क्या बोला, एक समूह का नाम लिखिए और गेंद द्वारा चली गई दूरी मीटर में लिखिए और लिया गया समय। इसमें बोला क्या है, तो चाल बराबर क्या, तय की गई दूरी और लिया गया समय। बोला इस तरह से गतिमान गेंद द्वारा चली गई दूरी तथा लिया गया समय इस तरह माप कर सकते हैं, इस तरह परिकलित कर सकते हैं। तो यह जानना आपके लिए रोचक हो सकता है कि आप में से किसकी चाल सबसे अधिक है। तो सारणी 13.4 में कुछ जीवों की चाल जो किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, तो आप स्वयं इसकी चाल को तो मीटर प्रति सेकंड में परिकलित कर सकते हैं। तो उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में प्रमोचित या छोड़ना करने वाले रॉकेट प्रायः 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके विपरीत कछुआ केवल 8 सेंटीमीटर प्रति घंटा लगभग चाल से चल सकता है। तो क्या आप यह परिकलित कर सकते हैं कि कछुए की तुलना में रॉकेट की चाल कितनी गुनी है। तो यदि